हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, पिछली क्लास में हमने एक स्पेशल एग्जांपल हमने देखा था। उसमें देखिए ट्रायल मेथड का भी यूज़ हमने किया था। और देखिए वो एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें देखिए पिछला जो भी हमने पढ़ा है, देखिए हर एक कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ हो गया था। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। और देखिए आज की इस क्लास में यहाँ पर हम आगे कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखिए अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या है। जब देखिए स्क्वायर फॉर्म हमें नहीं मिलती। वैसे कोस्ट मैट्रिक्स आप क्या जानते हो? देखिए कोस्ट मैट्रिक्स जो होती है इस तरह से होती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम वर्कर्स की बात करें तो देखिए इसमें 3 वर्कर्स हैं। और देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए यहाँ पर 3 तो वर्कर्स हैं और जॉब कितने हैं? देखिए 4 हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से असाइनमेंट करें। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, पंक्तियां और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है वो अनबैलेंस्ड कहलाती है, असंतुलित कहलाती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यदि यहाँ पर देखिए जॉब्स और वर्कर्स ये बराबर नहीं है, यहाँ पर कार्यों की संख्या और कार्मिकों की संख्या बराबर नहीं होती है, तो ऐसी असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड, असंतुलित। और देखिए इस तरह की असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम किस तरह से सोल्व करें, आज का यही हमारा टारगेट है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो आप लिखें अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। तो लिखें आप संतुलित नियतन समस्याएं। असंतुलित नियतन समस्या। तो देखिए ये हमारा टारगेट है। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है, और देखिए इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम किस तरह से सोल्व करें। तो देखिए अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब है नंबर ऑफ वर्कर्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स। कार्मिकों की जो संख्या होती है वह कार्यों की संख्या के बराबर नहीं होती। सपोज कीजिए जैसे 5 तो वर्कर हैं, 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्तियों के द्वारा 6 कार्य कराए जाने हैं। या फिर व्यक्ति ज़्यादा हो जाएं और कार्य कम हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए कुल मिला के मैंने आपको बताया था लागत मैट्रिक्स। वैसे ये असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है ये एक स्क्वायर फॉर्म में होती है। जितने व्यक्ति होते हैं उतने ही कार्य होते हैं, और हर व्यक्ति के द्वारा एक ही कार्य किया जाता है। हर एक कार्य के लिए एक व्यक्ति होता है। इस तरह की देखिए कई बातों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सिस्टम अगर डिसमिस हो जाए, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल न हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि वह असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है। तो वही बात यहाँ पर लिखनी है। और इसकी डेफिनेशन भी देखिए कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो लिखिए आप, यदि किसी लिखें यदि किसी नियतन समस्या में कार्मिकों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर्स, कार्यों की संख्या के बराबर नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित नियतन समस्या कहते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए
जो कोस्ट मैट्रिक्स होती है, जो असाइनमेंट प्रॉब्लम जिससे दी जाती है, वो जो कोस्ट मैट्रिक्स है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं होती है, तो उसे हम अनबैलेंस कहते हैं। जैसे 4 पंक्तियां आ जाएं, 3 स्तंभ आ जाए, अनबैलेंस है। 6 पंक्तियां आ जाए, 2 स्तंभ आ जाए, अनबैलेंस है। तो रो और कॉलम दोनों की जो संख्या है वो बराबर होना चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कार्य और जॉब, है ना, कार्य और कार्मिकों की संख्या आपस में बराबर नहीं है, यानी कार्मिक ज़्यादा हो सकते हैं या फिर कार्य ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होगी उसे क्या कहेंगे हम, अनबैलेंस्ड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब अनबैलेंस होती है तो क्या किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ABCD, और देखिए यहाँ पर 3 कार्य हैं, 3 जॉब यहाँ करवाने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम दी गई है, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 व्यक्ति हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए, देखिए 4, और नंबर ऑफ जॉब्स, यहाँ पर इन कार्यों की संख्या की अगर बात करें तो वो है 3। तो देखिए 4 व्यक्ति हैं और 3 कार्य करवाने हैं, तो यह एक वर्गाकार नहीं है, स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 4 तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो इसी को हम कहते हैं अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। और देखिए अभी तक जितनी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम हमने देखी है उसमें जितने व्यक्ति होते हैं उतने ही कार्य होते हैं। तो यहाँ क्या किया जाए, तो देखिए यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, टोटल कितनी है, 4 हैं। तो 4 पंक्तियाँ हैं तो स्तंभ कॉलम भी 4 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम तो हैं, यहाँ पर चौथा कॉलम हम बनाएंगे, फोर्थ कॉलम यहाँ पर हम जनरेट करेंगे और इस अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस करेंगे। देखिए बैलेंस कब होगी, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चौथा कॉलम हम यहाँ पर बनाएंगे और जो कॉलम हम यहाँ पर अलॉट करेंगे उसी को हम कहते हैं डमी जॉब। एक जॉब यहाँ पर हम देंगे उसे हम डमी जॉब कहते हैं। तो अगली जो डेफिनेशन हम देखेंगे वो देखेंगे डमी जॉब की, डमी जॉब, जिसे हम क्या कहते हैं, छद्म कार्य। तो देखिए डमी जॉब होता क्या है, जब अनबैलेंस को बैलेंस करना होता, जैसे देखिए डमी जॉब होता है वैसे डमी पर्सन भी हो सकता है, जैसे इधर ज़्यादा हो जाए तो फिर इधर कम हो जाए, अगर व्यक्ति कम हो जाए तो हम एक डमी पर्सन ले लेंगे। और देखिए डमी जॉब कैसे दिया जाता है उस पर आप फोकस करें, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है हालांकि। और देखिए सेक्शन ए में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी डेफिनेशन हमें ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम सोल्व करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल यूनिक है, मैंने आपको बता रखा है ना, तो बिल्कुल वो तो क्लियर है, कई बार मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसे बैलेंस करने के लिए हम एक चौथा जॉब यहाँ पर देंगे, ये वाला, ये होगा देखिए डमी जॉब। ये छद्म कार्य हम यहाँ पर अलॉट करेंगे। और कैसे करें, जब भी हम इस तरह का देखिए कोई जॉब लेते हैं तो वहां पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में 0 ले लेंगे। देखिए जब कोई लागत ही नहीं आएगी, कोई कॉस्ट नहीं आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फिर मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्ट पे ये इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इनकी कॉस्ट हमने कितनी ली है, 0 ली है। तो ये एक इस तरह से हम इसे बैलेंस कर देंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, यदि यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म नहीं होती है तो किसी पंक्ति को हम जनरेट कर देंगे या फिर किसी कॉलम को जनरेट कर देंगे और उसके सारे एलिमेंट्स हम 0 ले लेंगे। इसी को हम डमी जॉब या डमी पर्सन कहते हैं। तो देखिए डमी जॉब की डेफिनेशन भी एक बार एग्जाम में पूछी गई है। तो देखिए इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब नियतन समस्या असंतुलित होती है, अनबैलेंस्ड होती है, तो उसमें हम एक अतिरिक्त कार्य का आवंटन करते हैं जिसके समस्त अवयव 0 लिए जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, छद्म कार्य, डमी जॉब हम कहते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, तो लिखें आप, लिखिए जब नियतन समस्या असंतुलित होती है तो
उसे संतुलित करने के लिए, देखिए संतुलित का मतलब बैलेंस यानी स्क्वायर फॉर्म बनाने के लिए, संतुलित करने के लिए किसी पंक्ति या स्तंभ, या पंक्ति में भी हो सकती है, देखिए अनबैलेंसिंग कंडीशन पंक्ति में भी हो सकती है, कॉलम में भी हो सकती है। तो पंक्ति या स्तंभ, देखिए अभी यहाँ पर एक जॉब कम था तो हमने एक कॉलम बना दिया था, और यदि एक व्यक्ति कम पड़ जाए तो वहाँ पर एक पंक्ति हम बना देते हैं, तो वहाँ पर सारे एलिमेंट जीरो लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए हमें तो इस तरह की स्क्वायर फॉर्म बनानी होती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का अगर केस मिलता है, इसका मतलब पंक्तियाँ कम हैं, तो यहाँ पर हम एक पंक्ति और बना देंगे 0 0 वाली, तो ये बैलेंस हो जाएगी। और वो तो देखिए कंडीशन पे डिपेंड करेगी कि कितनी पंक्तियाँ कम पड़ रही है। जैसे 5 व्यक्ति हैं और 7 जॉब हैं, तो हमें 2 पंक्तियाँ जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि वो स्क्वायर फॉर्म में बन जाए। और देखिए 5 तो व्यक्ति हो जाएं, और यदि यहाँ पर 4 जॉब हैं तो फिर एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा, एक नया जॉब हमें यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो वहाँ पर इस कंडीशन को फिर देखेंगे। तो फिलहाल आप एक डेफिनेशन लिख लें, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। जब नियतन समस्या असंतुलित होती है तो उसे संतुलित करने के लिए किसी पंक्ति या स्तंभ में हम एक क्या करते हैं, एक नया जॉब हम आवंटन करते हैं, ठीक है, नया कार्य जो भी है। तो लिखें आप, किसी पंक्ति या स्तंभ में एक अतिरिक्त कार्य अलॉट करते हैं, आवंटित करते हैं। तो एक जॉब, एक्स्ट्रा जॉब जो भी होगा है ना, वो हम यहाँ पर अलॉट कर देंगे, और उसी को हम क्या कहते हैं, छद्म कार्य। डमी जॉब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जॉब हम यहाँ पर अलॉट कर देंगे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, इस तरह से एक स्क्वायर में एक मैट्रिक्स हमने ली थी जिसमें 4 व्यक्ति थे, 3 जॉब थे, तो चौथा जॉब हमने लिया था और उसके सारे एलिमेंट्स क्या लिए थे, 0 लिए थे। तो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, तो छद्म कार्य डमी जॉब कहते हैं। संबंधित पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या लेते हैं, उसमें 0 लेते हैं, जिसमें जितने भी एलिमेंट है उनकी कोष्ट क्या लेते हैं, सभी अवयवों की जो लागत होती है क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, 0। देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए जो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है तो उसको स्क्वायर फॉर्म में बना लीजिए, या तो रो ऐड कर दीजिए या कॉलम ऐड कर दीजिए, और सारे एलिमेंट्स उसके 0 ले लीजिए। तो इतनी सी बात है देखिए। तो उन्हीं बातों को देखिए यहाँ पर हमने इतनी 3-4 लाइनें लिखी। हालांकि देखिए बहुत छोटी सी बात है, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। नियतन समस्या असंतुलित होती है, यानी उसमें पंक्तियां और स्तंभ बराबर नहीं होते। हम मैट्रिक्स की लैंग्वेज में आप समझें तो यहाँ पर असंतुलित का मतलब पंक्तियां और स्तंभ बराबर नहीं है। तो क्या करते हैं, संतुलित करने के लिए किसी पंक्ति या स्तंभ में एक अतिरिक्त कार्य का आवंटन कर देते हैं, जिसी को हम डमी जॉब या फिर छद्म कार्य कहते हैं। और उसमें जितने भी अवयव हैं उनकी लागत 0 लेते हैं, यानी सीधी सी बात है, अवयवों को ही 0 ले लिया जाता है। तो देखिए ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे हम असंगत नियतन। एक डेफिनेशन और एग्जाम में पूछ ली जाती है, असंगत नियतन। इनफिजिबल तो देखिए इनफिजिबल असाइनमेंट होता क्या है। देखिए इनफिजिबल का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं तो
वहां पर देखिए ऐसा कार्य हमें मिल जाता है जिसका हम आवंटन नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें देखिए दूसरा और तीसरा जो कार्य था वहां पर अलॉट नहीं हो पा रहा था, फिर हमने ट्रायल मेथड का यूज किया था। तो कभी कभी असाइनमेंट प्रॉब्लम सोल्व करते करते हम किसी कार्य को, किसी वर्कर को कार्य हम अलॉट नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हम असंगत नियतन, यानी उसको हम नियत नहीं कर पा रहे हैं, इनफिजिबल असाइनमेंट जिसे हम बोलेंगे। तो लिखें आप इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। हालांकि देखिए एक नंबर में अगर आ जाती है तो इस तरह की डेफिनेशन आप लिख दें। लिखें आप, नियतन समस्या हल करते समय यदि ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी कार्मिक को कार्य का आवंटन करना, किसी कार्य का आवंटन असंभव होता है, इम्पॉसिबल, तो उसे क्या कहते हैं, इनफिजिबल असाइनमेंट, असंगत नियतन कहते हैं। तो लिख लें, बहुत मामूली सी और एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन क्या करें, यूनिवर्सिटी एग्जाम में सेक्शन ए में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और एक एक नंबर के प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। तो देखिए हर बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए एक एक नंबर के जो प्रश्न हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है। तो जब कोई वर्कर को हम जॉब नहीं दे पाते, उसको असाइन नहीं कर पाते, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनफिजिबल असाइनमेंट। तो यहाँ पर देखिए तीन डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। दो डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई थी, जिसमें सबसे पहले हमने देखी थी अनबैलेंस्ड, और अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करें, उसके लिए डमी जॉब लेते हैं और डमी जॉब के सभी एलिमेंट, और देखिए डमी जॉब रो वाइज भी हो सकता है, कॉलम वाइज भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस पे, मैट्रिक्स की फॉर्म पे। तो देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म अगर इस तरह से दे रखी है, यदि मैट्रिक्स की फॉर्म देखिए अगर इस तरह से दे दी जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम ज़्यादा है, रो कम है, तो यहाँ पर कुछ रो हम इस तरह की ऐड कर देंगे। इस तरह से हम डमी जॉब, हम यहाँ पर अगर पर्सन है तो डमी पर्सन, जॉब है तो डमी जॉब, जो भी है, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से बैलेंस कर देंगे। और देखिए अगर मान लो असाइनमेंट प्रॉब्लम इस तरह से दे दी जाए, तो यहाँ पर सीधे से देखिए आप, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर रो तो ज़्यादा है, कॉलम कम है, और कॉलम कम है तो उन कॉलम को हम कुछ कॉलम ऐड कर देंगे। तो यहाँ जो भी हम डमी जॉब देंगे इस तरह से देंगे ताकि ये स्क्वायर फॉर्म में बन जाए। तो यहाँ पर डमी जॉब का मतलब है एक रो या फिर एक कॉलम जनरेट करना जिसके सभी एलिमेंट जीरो लेना, और ये देखिए बैलेंस करने के लिए काम में आता है। और उसके बाद जब असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस हो जाती है तो फिर उसके बाद तो देखिए जो सिंपल सा जो मैंने आपको तरीका बता रखा वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए अनबैलेंस वाला एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये देखिए इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखें, इसको बाद में और छोटा कर देंगे। तो फिलहाल देखिए ये एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है, और ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ जॉब कितने हैं, देखिए यहाँ पर चार तो ये है, देखिए इधर काउंट कीजिए तो चार क्या हैं। आप तो पंक्तियां और स्तंभ, रो और कॉलम पे फोकस किया करें, बस बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर रो कितनी है, पाँच है, और अगर हम बात करें मशीन्स की यानी कॉलम, कॉलम कितने हैं, चार। तो यहाँ पर पंक्तियां तो पांच हैं, कॉलम चार हैं, तो यहाँ पर देखिए ये अनबैलेंस है, और जब अनबैलेंस होती है तो सबसे पहले उसे बैलेंस करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए हम यही बात लिखेंगे। चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको।
तो लिखिए आप, दी गई नियतन समस्या, ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वह बैलेंस नहीं है, वर्गाकार नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और इस समस्या की ये क्या कहलाती है, देखिए ये कोस्ट मैट्रिक्स है, तो ये जो कोस्ट मैट्रिक्स है स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, लागत मैट्रिक्स वर्गाकार नहीं है। देखिए अनबैलेंस है या वर्गाकार नहीं, एक ही बात है, तो यहाँ तो सिंपल सी लैंग्वेज आप लिख लीजिए। अगर हम लिखें कि यह संतुलित है, तो यहाँ तो आप ध्यान रखें कि जो वर्गाकार नहीं होती है, स्क्वायर फॉर्म में नहीं होती है, उसी को हम अनबैलेंस कहते हैं। तो ये जो कोस्ट मैट्रिक्स है यह स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, देखिए 5 और कॉलम्स कितने हैं 4। तो यहाँ पर देखिए इसे हम कहेंगे अनबैलेंस। तो यहाँ पर देखिए वर्गाकार नहीं होती है तो वो अनबैलेंस होती है, और उसे हमें वर्गाकार में बदलना है। तो लिखिए आप, दी गई नियतन समस्या कोस्ट है ना, समस्या की कोस्ट मैट्रिक्स, नियतन समस्या की जो कोस्ट मैट्रिक्स है वर्गाकार नहीं है। अतः एक इसमें कॉलम ऐड करेंगे, देखिए इधर तो 5 है, इधर 4 कॉलम है, तो एक कॉलम और हम ऐड कर देंगे। अतः 5वें स्तंभ में सभी अवयव क्या ले लेंगे, ऑल एलिमेंट्स क्या ले होंगे यहाँ पे 0, सभी अवयव 0 लेकर कार्य का, अच्छा कार्य तो इधर आ गए, तो एक मशीन का आवंटन करेंगे, या फिर आप तो डायरेक्ट लिख लीजिए सभी, है ना, 5वें स्तंभ में सभी अवयव 0 लेने पर, बस कुछ न लिखें, बस 0 से आप क्या करोगे, इसे बैलेंस कर लोगे। टेकिंग ऑल एलिमेंट्स 0, जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 ले लीजिए और एक नया कॉलम बना लीजिए, क्योंकि एक कॉलम की कमी है, सीधी सी बात है, स्क्वायर फॉर्म में बदलना है, एक कॉलम की कमी है, उस कॉलम को हम पूरा कर लेते हैं। तो देखिए 0 लेने पर जो बैलेंस यानी संतुलित नियतन समस्या क्या होगी, संतुलित नियतन समस्या होगी, बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। तो चलिए वो यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है और इसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम इसमें एक 5th कॉलम हम ऐड कर देंगे। तो देखिए चलते हैं हम आगे। और देखिए ये ऐड करने के बाद हम यहाँ पर 0 असाइन भी करेंगे इसमें, लेकिन उससे पहले देखिए हम रो रिड्यूस करते हैं और कॉलम रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम रो रिड्यूस कर लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम कॉलम रिड्यूस कर लेंगे। तो चलिए पहले यहाँ बना लेते हैं टेबल फर्स्ट। तो देखिए इसमें इधर तो वर्क जो भी जॉब है कितने हैं 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और देखिए जो मशीन है टोटल 4 है, तो एक एक्स्ट्रा हम ले लेंगे। ABCD तो देखिए दे रखी है और यहाँ पर एक डमी हम लेंगे और वो हो जाएगी देखिए E। तो देखिए यहाँ पर पहले कॉलम में कितना है, देखिए 9 6 5 4 2, 9 6 5 4 एंड 2। और देखिए इसी तरह से यहाँ पर दूसरे कॉलम की अगर हम बात करें तो दूसरे कॉलम में कितना है 7 6 3 2 8। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम थर्ड कॉलम पे आ जाएं तो 6 7 4 5 3। और देखिए अब फोर्थ कॉलम पे चलें तो कितना है 2 6 4 9 9।
26499। तो देखिए ये तो गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम है जो हमें दे रखी। यहाँ पर देखिए इस कॉलम की अब हम बात करेंगे, तो इस कॉलम में एक डमी जॉब हम देंगे और डमी जॉब के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं अच्छे से, ये लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम थी उसे हमने बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने का मतलब है पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर कर दीजिए। एक कॉलम कम पड़ जाए तो नया कॉलम बना दीजिए, सारे एलिमेंट 0 ले लीजिए। और यदि कोई रो, कोई पंक्ति कम पड़ जाती है तो वहाँ पर हम उस एक नई पंक्ति को जनरेट कर देंगे। इधर पंक्ति कम पड़ेगी तो यहाँ पर एक पंक्ति जनरेट कर देंगे, सभी एलिमेंट 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत छोटी सी बात है, बैलेंस करना बहुत आसान है। चलिए और ये है देखिए टेबल फर्स्ट। अब यहाँ पर एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है या मैक्सिमाइजेशन की। यदि मैक्सिमाइजेशन की होगी तो सभी एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्या दिया है। तो देखिए 4 मशीनें ऐसे ऐसे होता है। ये देखिए मिनिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम, न्यूनतम लागत का ये जो निर्दिष्टीकरण है, यानी कहने का मतलब ये मिनिमाइजेशन की है, इस बात को कंफर्म कर लेना। तो ये मिनिमाइजेशन की है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये मिनिमाइजेशन की, नो प्रॉब्लम, सीधा आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है, देखिए रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। सबसे पहले हम रो रिड्यूस करते हैं, और अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉलम रिड्यूस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पंक्ति समानित मैट्रिक्स और उसके बाद हम स्तंभ समानित मैट्रिक्स की बात करते हैं, दैट इज रो रिड्यूस और कॉलम रिड्यूस। अब देखिए रो किस तरह से रिड्यूस करते हैं ये भी तो आपको बता चुका हूं। देखिए पहली पंक्ति का मिनिमम 0, दूसरी का भी। ये डमी जॉब से देखिए एक फायदा ये भी हुआ कि सभी पंक्तियों के जो मिनिमम एलिमेंट्स हैं वो 0 है, और सभी में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नो चेंजेस। यानी रो रिड्यूस करने पे यही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो लिख लीजिए आप 976206667, और क्या है बाद में देखिए 60, उसके बाद देखिए 53440 42590, और लास्ट में देखिए 28390। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है। देखिए कभी कभी क्या है कि हम क्वेश्चन पेपर से जब भी कोई मैट्रिक्स यहाँ पर लिखते हैं अपनी कॉपी में एग्जाम में, तो देखिए लिखने में भी कभी कभी गलतियाँ हो सकती है, इसलिए आप क्रॉस मैच अच्छे से कर लिया करें। तो देखिए यही मैट्रिक्स है, रो रिड्यूस करने पे ये मिली। अब कॉलम रिड्यूस कर लेते हैं। इस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, देखिए 2 है, सभी में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ कितना मिलेगा, 7। यहाँ भी 2 सब्ट्रैक्ट करें, 4 3 2 0। सब में से 2 घटा दीजिए, मिनिमम एलिमेंट 2 है इस कॉलम का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही मिलेगा। अब देखिए इस सेकंड कॉलम पे आ जाए, इसका सबसे मिनिमम क्या है, देखिए 2 है। तो सब में से 2 कम कर दीजिए तो कितना मिलेगा, देखिए 5 4 1 0 एंड 6। इसमें सबसे मिनिमम 3, सब में से 3 कम कर दीजिए तो कितना मिलेगा, देखिए 3 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 2। एक मिनट इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब चलो 3 कम करें तो कितना मिलेगा हमें, 3 4 1 2 0।
तो यहाँ पर देखिए इस थर्ड कॉलम का जो सबसे मिनिमम एलिमेंट था वो 3 था और सब में से हमने 3 को कम कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम आते हैं फोर्थ कॉलम पे, तो सबसे मिनिमम कौन है, देखिए 2 है। अब ये 2 कम करना है सभी में से, तो यहाँ तो हो जाएगा देखिए 0 4 और यहाँ हो जाएगा देखिए 2, इसमें से 2 कम कीजिए और इसमें से भी 2 कम कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगर हम चले फिफ्थ कॉलम पे, तो फिफ्थ कॉलम का मिनिमम 0 और सारे एलिमेंट 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो हमें यहाँ 0 0 ही मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट होता है 0 असाइन करना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 0 असाइन कर देंगे। ये लीजिए 2 7, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पर मिनिमम 2 था तो यहाँ पर ठीक है करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही कॉलम रिड्यूस होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, 0 असाइन करते हैं। तो ये कौन सी टेबल है, देखिए टेबल सेकंड और टेबल थर्ड। चलिए 0 असाइन करते हैं। एग्जैक्ट 1 0 नहीं है इसमें, ये रहा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट का सब काट दें, 1 0 1 0 1 0 ये मिल गया है, ऊपर साइड के सब काट दें, चलिए कोई नहीं है। अब आते हैं लास्ट रो पे, तो 1 0 नहीं है। ठीक है, तो रो वाइज चल दी, अब कॉलम वाइज चले। एग्जैक्ट 1 0 ये मिला है, जैसे ही मिलेगा तो ये कट कर देंगे। ओके, और अच्छा इसमें ऐसे चलो ऐसे चलो, इसमें भी चलोगे तो यहाँ ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत। तो देखिए सब यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट 1 0 वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, और देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज में नहीं आना है। देखिए पहली पंक्ति में 2 0, आगे बढ़े, एग्जैक्ट 1 0 चाहिए, ठीक 1 0 चाहिए, तो पहली पंक्ति में 2 0 छोड़ दें। दूसरी पंक्ति में देखिए एग्जैक्ट 1 0 मिल गया है, जैसे ही एग्जैक्ट 1 0 मिले स्क्वायर में बंद करना है। ठीक है, ये लीजिए, तो स्क्वायर में हमने बंद कर दिया। अब चलते हैं थर्ड रो पे, तो थर्ड रो में एक अच्छा, लेकिन ये जैसे ही एग्जैक्ट 1 0 हम स्क्वायर में बंद करते हैं तो ऊपर नीचे के कट भी कर देते हैं, है ना, बताया था आपको। तो पहली पंक्ति में 2 0 थे, आगे बढ़े, दूसरी पंक्ति में 1 0 मिला, उसे स्क्वायर से बंद किया, ऊपर नीचे के 0 कट कर दिए, प्रोसेस है। ठीक है, थर्ड में 1 0 नहीं है, ये देखिए फोर्थ में जाएं तो ठीक 1 0 मिल गया है, इसके ऊपर के अगर कोई 0 हो तो कट कर देते, नहीं है। चलिए अब फिफ्थ रो पे जाएं तो फिफ्थ रो में 2 0 है। ठीक है, अब कॉलम वाइज चलते हैं, तो इसमें फर्स्ट कॉलम में एग्जैक्ट 1 0 मिला है, और इसके साइड का इधर अप डाउन जो भी मिलते हैं आसपास के, है ना, तो वो कट कर देते हैं। अब आगे बढ़े दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, चौथे कॉलम में एग्जैक्ट 1 0 ये मिल गया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 0 असाइन होते हैं, कई बार देखिए ऐसी प्रोसेस हम कर चुके हैं, और देखिए 30 सेकेंड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 0 असाइन के लिए, बहुत आसान सी प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये 5/5 की है, लेकिन नंबर ऑफ स्क्वायर साइन यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 वर्ग चिन्ह है, तो वर्गाकार चिन्हों की संख्या तो 4 है, 5 होना चाहिए। सभी 0 कट चुके हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन चेक की, तो वो देखिए सेटिस्फाई नहीं हुई, तो 0 कवर करना पड़ेगा। तो लिखिए आप टेबल थर्ड में, लिखिए टेबल थर्ड में 0 असाइन करने पर वर्गांकित चिन्हों की संख्या। तो देखिए वर्ग चिन्हों की संख्या कितनी मिली है, 4, और जो कि n से कम है, क्योंकि यहाँ n का मान तो 5 है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जीरोज कवर करेंगे। अतः, और कैसे जीरोज कवर किया जाता है, देखिए न्यूनतम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा। अतः न्यूनतम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा सभी जीरोज को कवर करने पर कौन सी टेबल मिलेगी, प्राप्त होती है। तो देखिए टेबल 4 हम
4 प्राप्त करेंगे, टेबल 4, और उसी में हम जीरोज को कवर करेंगे। तो ये बातें तो देखिए लिखनी पड़ती है और कोई नई बातें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जीरोज कवर करेंगे, तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ एक टेबल बना देता हूँ, ये लीजिए। और इस जीरोज कवर करने के बाद देखिए इसमें हम मिनिमम एलिमेंट देखते हैं और फिर एक नई टेबल प्राप्त करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, बनाएंगे अभी। तो चलो पहले हम यहाँ पर इसमें जीरोज कवर कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इधर 5 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको और थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ये लीजिए, और यहाँ पर देखिए पहले कॉलम में 7, चलो पहली रो वाइज लिख लेते हैं, 753,000। चलो आगे हम बढ़ें, 44,440, 3,11,20, 2,02,70, और लास्ट में देखिए 0,60,70, 0,60,70। ठीक है, चलिए थोड़े बड़े बड़े लिख दिए, इनको छोटा छोटा बना देते हैं हम, 0,60 और 70। ठीक है, एक बार क्रॉस मैच कर लेते हैं, देखिए 753,444 और 3,112 और 2,027, 0,607। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब हम जीरोज कवर करेंगे। जीरोज क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर साइन कम पड़ गए, हमने स्क्वायर साइन काउंट किए, टोटल स्क्वायर साइन 1 2 3 4, जबकि होने 5 चाहिए, है ना, 5 से कम है। तो यहाँ पर ये बात हम लिख भी चुके हैं, 5 से कम है, n से कम है, तो यहाँ जीरोज कवर करेंगे। और जीरोज कैसे कवर करते हैं? बहुत आसान सी प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर देखिए हम मिनिमम लाइंस का यूज करेंगे। लाइंस कैसी होनी चाहिए? या तो वर्टिकल होना चाहिए, फिर हॉरिजॉन्टल, जो भी, ठीक है, या तो क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लें कि सबसे ज़्यादा जीरोज कवर हो, तो सबसे ज़्यादा जीरो ये रहे। तो सबसे पहले देखिए हम यही कवर करेंगे, ये वाली लाइन, वर्टिकल लाइन, इस तरह से। तो ये एक ही बाद में एक ही लाइन से हमने देखिए यहाँ पर जीरोज कवर कर दिए हैं। और ये हो गई पहली लाइन L1, चाहे तो लिखें वरना न लिखें, कोई मतलब नहीं है। ये लीजिए, ये पहली लाइन। अब देखिए एक लाइन आप इस तरह से बना दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगी L2। लेकिन ध्यान रहे ये इंटरसेक्टिंग पे आ गया है, ऐसा नहीं कि आप इसको थोड़ा सा, ये इंटरसेक्टिंग पोजीशन आ गई है ना। आप यहाँ लिख लें L1, ये हो गई L2। अब देखिए दो लाइन तो हो गई, अब एक जीरो ये बचा है, एक जीरो ये बचा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को कवर करना है, तो देखिए एक लाइन से ऐसे तो कवर नहीं कर सकते, या तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है या वर्टिकल, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। तो दो लाइन तो हमें और चाहिए। अब देखिए अगर इसको इस तरह लेते हैं तो ये इंटरसेक्टिंग पे आ जाएगा। कोशिश ये होना चाहिए कि जीरो इंटरसेक्टिंग पे न आए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और देखिए अगर आता है तो फिर आने दो, फिर ज़्यादा चिंता भी नहीं करना, ठीक है। तो देखिए इसको कवर करने के दो तरीके, या तो वर्टिकली कवर करें तो ये इंटरसेक्टिंग पाएगा, और देखिए हॉरिजॉन्टली कवर करें तो ये इंटरसेक्टिंग पाएगा। और जो इंटरसेक्टिंग पे होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये वाला जीरो फिर यहाँ मिनिमम एलिमेंट के ऐड होने से बदल जाएगा। जीरो को डिस्टर्ब नहीं करना है, जीरोस बढ़ाने हैं। जीरोस कवरिंग का मेन टारगेट यही होता है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये करो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ये वाला कीजिए जैसा मैं कर रहा हूँ, ये लीजिए, क्योंकि यहाँ इससे देखिए ये वाला 7 डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डिस्टर्ब होने से बच जाएगा। यूँ लेंगे, है ना, अगर इसको यूँ कवर करेंगे तो ये वाला जीरो फिर इंटरसेक्टिंग पे आ जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग पे न आए ऐसा काम करना है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पर देखिए ये भी कवर हो गया। अब देखिए इस वाले जीरो की भी दो कंडीशन है। अब इस वाले जीरो को अगर हम यूँ कवर करें तो ये इंटरसेक्टिंग पे आ जाता है, और ऐसे कवर करें तो ये इंटरसेक्टिंग पे आता है। तो इंटरसेक्टिंग पे नॉन जीरो एलिमेंट आना चाहिए, ऐसा आप कोशिश करें, ठीक है।
और देखिए फिर तो रेंडमली आप कुछ भी ले लोगे, रिजल्ट तो कहीं नहीं जाएगा, रिजल्ट तो आएगा, लेकिन कम समय में रिजल्ट आ जाए वो वाला तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लोगे, इस वाले को आप इस तरह से ले लीजिए। तो देखिए इंटरसेक्टिंग पे कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक नई टेबल हम बनाएंगे, तो लिखें आप ये लीजिए, और यहाँ देखिए ये कौन सी टेबल है, ये है देखिए टेबल 5 4 है ना, तो यहाँ लिख दीजिए आप टेबल नंबर 4। और यहाँ पर वही 2-3 बातें तो हमें लिखनी पड़ेगी। देखिए अनकवर्ड एलिमेंट का मिनिमम कौन है, 0, तो लिखें आप, लिखिए आप बिना ढके अवयवों का जो न्यूनतम अवयव है। और देखिए ये लाइनें तो कई बार बता चुका हूं, बिना ढके अवयवों का न्यूनतम अवयव क्या है, 1 है। और इसे क्या करते हैं, अनकवर्ड से घटा देते हैं, यानी बिना ढके अवयवों से घटाने पर। और यहां पर देखिए प्रतिच्छेद वाली स्थिति तथा प्रतिच्छेदन वाली स्थिति पर स्थित अवयवों में क्या करते हैं, देखिए जोड़ते हैं, जोड़ने पर तथा शेष अवयवों को नो चेंज अपरिवर्तित। कौन सी टेबल मिलेगी, ये 4 है, और हमें मिल जाएगी देखिए टेबल 5 प्राप्त होती है। चलिए स्पेस भी हमने कवर कर लिया है, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये तो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इस प्रोसेस को अच्छे से देख लें। ये बातें हमें लिखनी पड़ती हैं यहाँ पर। जो अनकवर्ड एलिमेंट है, आप इसमें अनकवर्ड देख सकते हो ये इस तरह के, तो उनमें जो मिनिमम है वो 1 है। और 1 को हम क्या करेंगे, अनकवर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग वाले ये जो एलिमेंट्स हैं उनमें हम ऐड करेंगे, और जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको हम नो चेंज रखेंगे। तो देखिए ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर एक नई टेबल हमें मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर एक नई टेबल हम यही बना लेते हैं, और उसके बाद हम 0 असाइन करेंगे। चलिए ABCDE, और यहाँ पर कितनी है देखिए, कितने वर्कर हैं यहाँ पर, जो भी जॉब हैं, 1st 2nd 3rd 4th एंड 5th। और देखिए यहाँ पर चेंजेज किस तरह से आएगा। और देखिए ये तो एक औपचारिकताएं हैं, कुछ बातें लिखनी पड़ती है, बाकी इससे डायरेक्ट आप वो बनाना सीखें। देखिए मिनिमम एलिमेंट तो जो भी है वो लिखना तो पड़ेगा आपको यहाँ पर, और क्या प्रोसेस होती है वो भी यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, कि इसमें से क्या घटाते हैं, किस में जोड़ते हैं, किसको नो चेंज रखते हैं, वो सब बातें। और ये देखिए ये तो कई बार लिख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम कौन है, 1। तो देखिए ये अनकवर्ड एलिमेंट है, पहली पंक्ति में देखिए ये जितने भी अनकवर्ड हैं, यहाँ पर चलो कॉलम वाइज चल देते हैं, 7 4 3 2, सब में से आप 1 1 कम कर दीजिए। तो इनमें से एक एक कम करोगे तो कितना मिलेगा, देखिए 6, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। देखिए 6 के बाद यहाँ 3 2 1, और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये इंटरसेक्टिंग पे नहीं है, कवर है लेकिन इंटरसेक्टिंग पे नहीं है, तो ये तो नो चेंज। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको इस तरह से ले लेते हैं हम। और देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए हम आते हैं सेकंड कॉलम पे, तो 5 4 1 0 नो चेंज, 5 4 1 0, ये हो जाएगा देखिए नो चेंज, ये तो नो चेंज रहेगा। और ये 6 इंटरसेक्टिंग पे है, तो ये देखिए ये हो जाएगा
इसमें क्या करेंगे हम, एक ऐड कर देंगे तो 6 का कितना हो जाएगा, देखिए 7। चलते हम देखिए नेक्स्ट कॉलम पे, 3 4 1 2, ये है अनकवर्ड एलिमेंट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 3, एक एक कम करेंगे, 0 और 1, और ये वाला 0 नो चेंज। ठीक है, अब चलेंगे हम चौथे कॉलम पे। तो देखिए चौथे कॉलम में क्या कंडीशन है, इस चौथे कॉलम पे हम चलेंगे तो चौथे कॉलम में 0 4 2 7, ये तो नो चेंज। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो 7 है ना, 0 4 2 7, ये तो बिल्कुल नो चेंज, और 7 यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पे है, 8 हो जाएगा। और देखिए फिफ्थ में ये तो यहाँ पर देखिए नो चेंज, और लास्ट वाला डिस्टर्ब होगा, कोई ना कोई 0 तो देखिए डिस्टर्ब हो जाए तो डोंट वरी, ये लीजिए। चलिए एक बार हम क्रॉस मैच कर लेते हैं। ओके नो प्रॉब्लम, ये 5 4 1 0 नो चेंज, और यहाँ पर 6 का 7 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। थर्ड कॉलम में देखिए 2 3 0 1 नो चेंज, 0 4 2 7 नो चेंज, 7 का 8, और यहाँ पर ओके। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं तो देखिए इस तरह की टेबल हमें मिलेगी, और ये है देखिए टेबल नंबर 5। और इस टेबल 5 में हम क्या करेंगे, देखिए 0 असाइन करेंगे। तो देखिए यहीं पे हम लिख देते हैं, लिखिए आप, टेबल 5 में क्या करेंगे हम, 0 असाइन करने पर तो देखिए 0 असाइन करने पर हमें क्या मिलेगा, चलिए एग्जैक्ट 1 0 नहीं है, ये मिला है सेकंड में एग्जैक्ट 1 0, और ये देखिए ऊपर नीचे के हम यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, अब चलते हम आगे बढ़े तो, और देखिए इसके बाद थर्ड पे आए तो थर्ड में भी देखिए एग्जैक्ट 1 0 मिला है, अनमार्क 0 पे फोकस करते हैं। ठीक है, और जैसे ये असाइन करेंगे तो ऊपर नीचे के जो भी 0 होते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अप डाउन लेफ्ट राइट के जितने भी 0 होते हैं वो कट कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रो पे, तो यहाँ भी देखिए एक एग्जैक्ट 1 0 मिला है, और ऊपर और लेफ्ट राइट में कोई नहीं है। अब चलते हम देखिए फिफ्थ रो पे, है ना, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 1 0 ये मिला है। तो देखिए 4 तो यहाँ बॉक्स हमें मिल गए, तो रो वाइज चल दिए, अभी भी एक 0 बचा हुआ है। अब कॉलम वाइज चलें तो इस कॉलम में आपको एक 0 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि एक बार 0 कवर में ही रिजल्ट आ गया है, 5 बॉक्स हमें मिल गए हैं। तो क्या लिखेंगे, वर्गांकित चिन्हों की संख्या। देखिए वर्गांकित चिन्हों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 5 हो गई। चलिए ये बात हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, वैसे भी यहाँ पर स्पेस कम है। चलिए तो ये आपने बना लिए है, 0 असाइन कर लिया है, और यहाँ पर एक बात हम लिखेंगे, टेबल 5 में जीरो असाइन करने पर वर्गांकित चिन्हों की संख्या। तो देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर साइन कितने हैं, 5, और विच इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर देखिए 5 बॉक्स हमें मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन से कार्य को किस मशीन से करवाया जाए, क्योंकि यहाँ वर्क और मशीन ही तो है। देखिए इधर तो कार्य आ गए, जॉब आ गए, उधर मशीन आ गई, तो कौन सा कार्य कौन सी मशीन से कराएं ताकि मिनिमम कॉस्ट हमें मिले। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए हम असाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से असाइन हो रहा है, यहाँ पे पहली को तो डी दिया है ना, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से देंगे हम डी ई और सी बी ए। तो देखिए डी, और उसके बाद देखिए, अच्छा डी, एक मिनट कहाँ चले गए, ये लीजिए। देखिए पहले वाले को डी दिया है तो पहले पे तो हम डी ले लेते हैं, पहले वाले को तो देखिए यहाँ पर। ठीक है, हम कंपेयर तो मेन
कोस्ट मैट्रिक्स से ही करेंगे ना। और उसके बाद देखिए सेकंड को तो ई दिया है, तो सेकंड को तो कौन सा जॉब मिला है, देखिए सेकंड को यहाँ पर ये वाली मशीन अलॉट की गई है, ई वाली। और यहाँ पर ये तो देखिए एक डमी मशीन थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले कार्य को किसी के भी द्वारा नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सेकंड को डमी वाला अलॉटमेंट मिला है, तो यहाँ पर सेकंड को हम छोड़ देंगे, थर्ड पे आ जाए। तो थर्ड को कितना, सी। तो देखिए थर्ड को कितना मिला है, देखिए सी वाला। और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ को बी और ए, तो इसको कितना मिला है, बी, और इसको कितना मिला है, ए। तो देखिए यहाँ पर ये जो थर्ड सेकंड वाला है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाले को तो हम डमी देंगे, और डमी होता नहीं है वो, तो केवल हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए उसे यहाँ पर लेके चलते हैं, क्योंकि जब तक असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस नहीं होगी तब तक हम उसे सोल्व नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर इन 5 कार्यों को 4 मशीनों से करवाया जाता है, तो किस मशीन को कौन सा कार्य मिलेगा और कौन सा एक कार्य हम छोड़ देंगे, तो वो है देखिए सेकंड वाला, ठीक है। क्योंकि सेकंड को क्या मिला है, सेकंड को यहाँ पर देखिए डमी वाला अलॉटमेंट हुआ है, स्क्वायर साइन इसके नीचे है और इससे कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें आप, अतः टेबल 5 से ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इष्टतम हल, तथा जो इष्टतम हल है क्या होगा, तथा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। तो देखिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन किस तरह से मिला है, देखिए फर्स्ट को डी, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, फर्स्ट को डी, सेकंड को हम कुछ नहीं देंगे, और देखिए थर्ड को हम देंगे यहाँ पर सी वाला, सी, फिर उसके बाद बी और उसके बाद ए, सेकंड को सी, थर्ड को बी, और फोर्थ को कौन सा, ए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर 4 मशीनों के द्वारा 4 कार्य करवाए जाएंगे, और मिनिमम कॉस्ट, यहाँ पर ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ये देखिए मैंने आपको बताया भी था मिनिमाइजेशन की है। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स से जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी ऑप्टिमम, ये ऑप्टिमम असाइनमेंट है, और इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट हमें मिल जाएगी। तो देखिए इनको हम ऐड करेंगे तो 2 4 2 2, ठीक है। न्यूनतम लागत, मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, अगर पहले को डी दिया जाए तो क्या था, देखिए 2 था, और फिर दूसरे को देख लेते हैं क्या था वहाँ पर, दूसरे का तो छोड़ो 0 है, और तीसरे पे देखिए 4 2 और 2। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें मिनिमम मिलेगा, ठीक है, और यही है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो देखिए कितने क्वेश्चन और बचे हैं, आपकी बुक भी मैं देख लेता हूं। और देखिए इस बुक में यहाँ पर देखिए ये तो अनबैलेंस वाला था, और ये देखिए लास्ट एग्जाम्पल था। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल था आपके पेज नंबर 18 पे, एकमात्र यही एग्जाम्पल ऐसा है जो अनबैलेंस है, और इससे देखिए फाइनल रिजल्ट हमें मिनिमम क्या मिलेगा, 10 हमें मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेकंड वाले को हम यहाँ पर डमी जॉब देंगे, और डमी मशीन जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो सेकंड को हम चाहें तो यहाँ पर सेकंड, तो 1 मिनट, सेकंड कहाँ गई थी, अच्छा सेकंड को तो ई है ना, थर्ड को सी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए थर्ड में सी लिखें आप, देखिए यहाँ थर्ड में सी है ना। सेकंड को चाहे तो आप ई लिख सकते हो, एक ही बात है, वो डमी वाला भी चाहे तो अलॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड को हमने डमी दिया, और सेकंड को भी आप मिस न करें, इसको भी लिख दें, है ना, इसको छोड़े नहीं ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो देखिए सेकंड को ई हो गया, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ को सी बी है। चलिए, तो थर्ड को क्या था,
सी, और फोर्थ को भी लिख लीजिए आप, फोर्थ को लिख लीजिए बी। और अगर हम बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ को क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेकंड को भी ना छोड़े, सेकंड को भी लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी वो डमी है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ताकि सीक्वेंसली इस तरह की मिस्टेक ना हो। तो देखिए ये फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाता। तो ये लास्ट एग्जाम्पल था आपकी इस एक्सरसाइज का। उसके बाद देखिए ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, चल विक्रेता समस्या, इसके एग्जाम्पल देखिए आपको नहीं करने हैं, है ना। और इसके बाद देखिए सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने जीरोज असाइन किए, किस तरह से जीरोज कवर करते हैं और असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन कैसे चेक करते हैं, और देखिए ट्रायल मेथड का भी एग्जांपल पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं। अब देखिए एक लास्ट क्लास और होगी जिसमें हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स पे डिस्कस हम करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उन्हें हम सोल्व करेंगे। तो देखिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।